विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा के बारे में हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ पढ़ना है, किसी खास विषय को जानना चाहते हैं और जहाँ पर आपको मुकम्मल जानकारी नहीं मिल रही है, या आप मेरे से कोई संवाद करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं या अपनी बात रखूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना मत रखिए। और वीडियो पूरा देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारा भी मोटिवेशन होता रहेगा। तो उस लिहाज से अगर हम समझेंगे तो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, यह यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम में हिंदी का जो नेट का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है आपका, उसकी सेकंड इकाई में शामिल है और आधुनिक काल के अंदर ही शामिल है ये। तो इसमें जो राष्ट्रीय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है, राष्ट्रीय काव्यधारा का मतलब है कि 1857 की क्रांति के बाद कहीं की एक राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हो रहा था और भारत की अपनी स्वदेशी संस्कृति, भारत की अपनी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, भारत की अपनी जो आत्मा की खोज है, अपनी जो राष्ट्रीयता की खोज है, और भारत के लोग भारत पर शासन कैसे करें, क्योंकि भारत पर शासन तो अंग्रेजों का हो चुका था। अंग्रेज हुकूमत इस देश को चला रही थी और या तो यहाँ के राजा कुछ हार गए थे, या उनका साम्राज्य खत्म हो चुका था, या फिर कुछ लोगों ने समझौता कर लिया था, उनके साथ कुछ संधियां कर ली थी और उनको टैक्स पे कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के कलकत्ता राजधानी थी और राजधानी 1911 में बाद में अंग्रेज लोग दिल्ली लेकर आते हैं। तो 1857 की जब हम बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं, उसके बाद से इनकी राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार होने लगता है और भारत के लोग तब ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें अपने देश की कमान खुद अपने हाथ में कैसे लेनी है, कैसे यहाँ की जनता इस देश को चला सकती है कि नहीं चला सकती है। क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में जो अपना साम्राज्य फैलाया था, उसके पीछे उनका ईसाई मत यही था कि हमें ईश्वर ने खुद भेजा है और हम तो करुणा के बल पर पूरी दुनिया के जो असभ्य देश है, जो असभ्य समाज है, उनको सभ्य बना रहे हैं, उनको हम एक मॉडर्न समाज में बदलने का ईश्वर ने खुद हमें जिम्मेदारी प्रदान की है। इसलिए हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और बार बार ईसा मसीह और ईसाई धर्म की जो प्रचार प्रसार की जो पूरी अवधारणा रही है, उसमें इसी मत को, इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है, अगर उस दौर की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त। उसमें देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय काव्यधारा का प्रणेता माना जाता है उनको, कि किस प्रकार से उसकी शुरुआत करते हैं वो। और उनकी जो रचनाएं हैं, हिम की रिटनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण जैसी जो रचनाएं हैं, सुभद्रा कुमार की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने नाम भी सुना होगा। मतलब किस तरह से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का जो उपक्रम था, उसको ये कवि लोग कर रहे थे। दिनकर तो आप जानते ही उनकी रश्मि रथी है, वीरता को जगाने वाला कवि, आदमी के भीतर की उस चेतना को जगाने का काम रेणु करते हैं। रेणुका जैसी रचनाएं राष्ट्रीय भावना को दर्शाती है और बाद में फिर छायावाद काल के जो तमाम कवि आते हैं, वो तो इस विचार को, इस भाव को हमारे सामने रखते ही हैं। लेकिन मोटा मोटी जिस तरह से इन लोगों ने राष्ट्रीय चेतना, वीरता का भाव और यहाँ के लोगों को अपनी स्वदेशी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने इतिहास से बहुत कुछ कैसे सीख करके वापस लड़ा जाए, क्या समझा जाए, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता वीर व्रति में क्या लिखते हैं कि मधुर वंशी रणभेरी का डंका हो अब, नव तरुणाई पर किसको क्या शंका हो अब। इस प्रकार की बात कहते हैं कि फिर से वापस हमें डंका बजाना होगा और जो नव युवा है, जिनमें जोश है, उनकी जोश पर हमें कोई शक नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी अपना विप्लव गीत लिखते हैं कि एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगति हो जाए, अंधे मूड विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। और मैंने कहा ना कि सुभद्रा कुमारी जी लिखती है कि जाओ रानी याद करेंगे कते के भारतवासी, तेरा ये बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। और
तुम जो कंट्रीब्यूट करोगे, जो तुम सेक्रीफाई करोगे, वो सारी की सारी कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि मतलब देश के प्रति किस प्रकार से आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए वापस आपको तन मन और धन से अपना कंट्रीब्यूशन करना है, अपना योगदान देना है, वहाँ पर जान की भी परवाह नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस दौर में शुरू होती है और कहीं न कहीं वो एक कठिन दौर था, जाहिर सी बात है, और संसाधनों का अभाव था। लेकिन उस संसाधनों के अभाव के समय को भी कैसे हम समझ सकते हैं और उस दौर में जो कुछ कठिन था, जो कुछ असंभव था, उसको संभव बनाने के लिए कवि लोग, रचनाकार लोग, उस समय के तमाम विचारक लोग किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। देखिए मैंने कहा ना कि मतलब जब अंग्रेज हुकूमत था तो उसमें एक शब्द भी उनके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध था। तो कोई सब लोग गुप्त तरीके से अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे थे, कोई कैसे काम कर रहा था। तो कहीं कोई किसकी जान बढ़ करके मदद कर रहा था, कोई जान बढ़ के मदद कर रहा था, है ना? तो भारतीय जो समाज सेवी थे, चाहे यहाँ के जो बहुत सारे राजा थे, वो लोग भी इस चीज़ को धीरे-धीरे समझने लगे, तो उन्हें भी राष्ट्रीय चेतना का एहसास हुआ था। और 1885 में मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, ये वो ह्यूम ने की थी। और उसके बाद एक कहते हैं ना कि एक सत्ता का एक पैरेलल जो स्ट्रक्चर होता खड़ा होना शुरू होता है और उस मंच के माध्यम से तमाम लोग आते हैं और राष्ट्रीय चेतना या भारतीय चेतना कह सकते हैं, या भारत के लोगों का अपना साम्राज्य, भारत के लोगों की अपनी भूमि, भारत के लोगों के अपने अधिकार, अपनी संपत्ति, अपना धन, अपनी मेहनत पर उनका कैसे राज हो, क्योंकि अंग्रेज तो भारतीयों को और कुत्तों को बराबर ही समझते थे। ट्रेन में हो, बगीचों में हो, सड़कों पर हो, मोटर गाड़ियों में हो, थिएटर में हो, फिल्मों में हो, जो जो कुछ उस दौर का था, सत्ता में हो, वहाँ पर उन लोगों को कोई अधिकार नहीं था। और आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल था। राजा महाराजा को लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ अधिकार हो सकते हैं। अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं के लिए, राजस्थान के राजाओं के लिए, आपको पता होगा कि अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया था, मेयो कॉलेज, जिसमें सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चे बच्चियां पढ़ा करते थे। आम आदमी के लिए कोई प्रवेश नहीं था, है ना? तो इस चीज को समझना होगा हमें कि जो तमाम कुलीन लोग हैं, जो तमाम एलिट लोग हैं, उनके सामने कभी समस्या नहीं होती है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें जो तमाम पैसे वाले लोग थे, एलिट लोग थे, उनके सामने इतनी दिक्कत नहीं थी। सबसे अधिक सफर किसने किया? हमारे जैसे लोगों ने, जिनके पास कुछ नहीं था, तो अब हाँ, गरीब में ही पैदा हुए, गरीबी में ही जीना है और गरीबी में ही मर जाना है, उनके साथ दिक्कत होती है हमेशा। और जो भी कुछ होता है, हमेशा युद्ध होता है, इस प्रकार की अराजकता फैलती है, तो उसकी कीमत आम आदमी को, कॉमन आदमी को चुकानी पड़ती है। तो इसलिए हमारे जो समाज से लोग आते हैं, मैं उनसे हमेशा अनुरोध करता हूँ कि आप बड़े लोगों के बहकावे में मत आइए, अपने बच्चों के करियर पर ध्यान दीजिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा को पहले सुनिश्चित कीजिए, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा जॉब, रोजगार, बिजनेस, जो कुछ करना है पहले उस पर फोकस करना है हमें। अगर आर्थिक रूप से स्टेब्लिश हो जाएंगे तो बाकी चीज़ों को फिर संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं आपके पास आकर के, उनके बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं। आज के जो तमाम नेता हैं, उनके सारे सबके बच्चे अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। अमित शाह जी को देखिए, उनका बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन चुका है। तो हमें इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है और उस राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय आंदोलन से, राष्ट्रीय काव्यधारा से भी सीखना होगा कि हम कितना देश के लिए किस तरह से जा सकते हैं। और आज तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, उस स्थिति में हमें फालतू की चीज़ों के बहकाव में न आकर के अपने काम पर फोकस करना है। पहले अपने आप को आर्थिक रूप से स्टेबल करना है, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार के लोगों की समृद्धि, उनके जीवन में शांति, उनको एक अनिश्चितता के भंवर में नहीं डाल करके हमें महान क्रांति की तरफ नहीं बढ़ना है हमें। क्योंकि अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भारत में रिफॉर्म होगा, रेवोल्यूशन की बहुत संभावना नहीं है। यहाँ की चेतना इस प्रकार की नहीं है। अगर आप क्रांति करेंगे तो सारा समाज उस तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और निरपराध लोग मारे जाएंगे, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएगी। इसलिए भी इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं फिर से यही कहूँगा कि अपने काम पर फोकस कीजिए। सबसे पहले अपने को कुछ बनाइए, अपनी औकात बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी औकात होगी तो चार लोग पूछने आएंगे, और औकात नहीं होगी
तो हमारे पास कितने भी महान विचार होंगे, उसको कोई पूछने आने वाला नहीं है। इसलिए फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली आवर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को बनाना है, अपनी इमेज बनाना है, अच्छा रोजगार, अच्छा बिजनेस, अच्छा आर्थिक स्रोत बनाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी बनानी है। तो बेसिक सुख सुविधाएं उसको अर्जित करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है, अपने भीतर की संवेदनशीलता को भी जिंदा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। लोग क्या कहते हैं उसको भूल जाइए, अपने आप पर फोकस कीजिए और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हार नहीं मानना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।